गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में बेटा हमने किया था कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस, और उसमें बेटा जो लास्ट हमारा चल रहा था वो था नॉर्मेलिटी। भी नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं और किस प्रकार बेटा वो कैलकुलेट की जाती है, उसी के बेस पे आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, ए सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बेटा एक सोल्यूशन दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें अपने को 0.49 ग्राम, ये क्या है बेटा 0.49 ग्राम, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 0.49 ग्राम गिवन है बेटा आपको। ठीक है, दूसरा बेटा आपको जो वॉल्यूम उसने दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 250 सेंटीमीटर क्यूब। एक जो चीज आपको चाहिए कि बेटे वो है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है बेटा वो आप कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। ये बेटा अपना फॉर्मूला रहेगा। मोलिकुलर मास आप H2SO4 का कैलकुलेट कर सकते हो, टू इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16। बेटा ये आपका आ गया 98। ठीक है जी, ये कितना आएगा आपका 98। और बेटा जो बेसिसिटी होती है, हमने क्या कहा था अभी, द नंबर ऑफ H प्लस आयन डिस्प्लेसेबल। तो यहां हाइड्रोजन कितनी है बेटा इसमें 2, तो आप इसको क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या आ गया 49 ग्राम। तो ये जो 49 ग्राम है बेटा ये आपका है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप क्या करेंगे, अब हम इसको रखेंगे फार्मूला में। बेटा अपना फार्मूला क्या होता है, देखिए जो नॉर्मेलिटी है बेटा वो क्या होती है, W डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V। ठीक है बेटे, क्यों, देखो जो W है बेटा इसमें वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है बेटा वो आपने कैलकुलेट किया, जो वॉल्यूम है हमारे पास है 250 सेंटीमीटर क्यूबिक, और अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो वो कहते हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, लीटर बनाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे V/1000, तो 1000 बेटा क्या गया ऊपर चला गया, तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए। W बेटा आपका ये रहा 0.49, जो इक्विवेलेंट मास है वो 49 है, ये बेटे आपका है 1000, और V की वैल्यू कितनी थी 250 बेटे। अगर आप इसको हटाओगे यहां से तो नीचे बेटे 100 हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कीजिए, ये इससे गया बेटा, ये आ गया अपना 1/25। ठीक है, 1/25 आ गया बेटा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास देखिए आएगा 0.04 ग्राम, 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये क्या है बेटा, इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी अपने पास। तो इस तरह से आपने नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चंस को करना है। इसके बाद देखिए बेटे अपने पास कुछ और भी रिलेशनशिप्स हैं। बेटा अपने पास देखते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। इसमें देखो बेटा क्या करोगे आप, जो नॉर्मेलिटी है आपकी बेटा वो आएगी मोलैरिटी इनटू में बेटा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट मास। भी आप क्या कहेंगे, जो नॉर्मेलिटी है बेटा और जो मोलैरिटी, उसमें जो रिलेशनशिप है, भी नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, जो आप कैलकुलेट करोगे उसको आप मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय में इक्विवेलेंट मास से बेटा। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसके अंदर भी जो नॉर्मेलिटी है वो इक्वल है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास के बेटा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने नॉर्मेलिटी निकालनी है किसी एसिड के लिए या किसी बेस के लिए, आप कहते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। तो देखो बेटा जो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड है इसमें क्या होगा, जो मोलैरिटी है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिसिटी से, और अगर बेटे आप निकाल रहे हो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू में एसिडिटी। अब मान के चलिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड के लिए निकालनी है, तो देखिए एग्जांपल में नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू बेटा, सबसे पहले आप इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर लोगे, इनटू में क्या है बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेसेबल, तो वो कितने हैं बेटे 2। तो इसकी जो मोलैरिटी है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आ जाएगी बेटा। इसी प्रकार से अगर आप बेस के लिए करोगे तो बेस के लिए बेटा आप नॉर्मेलिटी को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो ये अपना क्या रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में। इस तरह से भी आपने क्या करनी है, वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा जो अपन डेफिनेशन करते हैं, नेक्स्ट है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में देखिए आप क्या कहेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट, बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो बेटा जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है इज द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट। मान के चलिए बेटा आपके पास N1 और N2 ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक आप कहते हो सोल्यूट है और दूसरा क्या है बेटा आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अपने को ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट कंस्टिट्यूएंट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट। मतलब ये कह रहा है भी जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है बेटा N1 और N2 की, जो कि एक सोल्यूशन बनाती है, उसमें किसी एक कंस्टिट्यूएंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अब वो हो सकता है N1 का या हो सकता है N2 का। देखिए हम इसे कहेंगे भी इट इज डिनोटेड बाय X। तो बेटा देखो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है X, और ये जो N1 और N2 ले रहे हो, मान लो ये बेटा क्या है, A और B 2 कंपोनेंट है अपने पास, A और B ये 2 कंपोनेंट है, और इन 2 कंपोनेंट्स में N1 और N2 बेटा क्या दे रखा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा है आपको। या अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल भी लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिखिए X1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी X2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। और देखो हमने क्या कहा भी N2 क्या है, सोल्यूट है, तो बेटा ये हमारे पास क्या मोल फ्रैक्शन है, कैलकुलेट करने के लिए किसको, सोल्यूट को। भी X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय, मतलब N2 तो क्या है बेटा सोल्यूट के अपने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और हमने डिवाइड कर दिया जो क्या था अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसमें है, N1 और N2 में, तो ये सम आ गया। सेम इसी तरह बेटा आपके पास है X1 किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, N1 क्या है सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय N1 प्लस में N2, तो ये आपके पास क्या आएगा बेटा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और ये क्या आएगा, सोल्यूट। अब हम ये कह सकते हैं बेटा इनको अगर हम ऐड करेंगे आप, ठीक है, क्या करते हैं, सम करते हैं X1 प्लस X2, तो ये ऑलवेज बेटा यूनिटी के बराबर भी आता है। आप इस वैल्यू को रखेंगे, X की इस वैल्यू को यहां रखिए, आप X2 की वैल्यू को यहां पे रखिए, दोनों को सोल्व करेंगे तो वो बेटा 1 के इक्वल आ जाती है। तो ये तो जैसे हमने क्या कहा भी इसमें तो 2 ही कंस्टिट्यूएंट अपन ले रहे हैं N1 N2। अब मान के चलिए इसमें जो है X1 X2 X3 अप टू Xn तक है बेटा, तो अपने पास क्या होगा, जो सम है
x1 x2 x3 ये बेटा क्या होगा आपका 1 के इक्वल माना जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से बेटा आपका नेक्स्ट जो आ जाएगा वो अपने पास आएगा बेटा मास फ्रैक्शन है। देखिए बेटा नेक्स्ट है मास फ्रैक्शन। ये है इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द गिवन कंपोनेंट। भी जो दिया हुआ बेटा कंपोनेंट है उसका जो मास है वो प्रेजेंट है पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले तो देखो बेटा आप क्या करते हो, भी जो अपने पास कंपोनेंट है बेटा, मान लो दो कंपोनेंट है ए और बी, और इसके लिए बेटा जो मास फ्रैक्शन है वो है एक्स ए और इसके लिए क्या है बेटा एक्स बी। ठीक है, हम क्या कहेंगे, एक्स ए इज द mass fraction of WA कंपोनेंट, क्योंकि बेटा जो W है वो A कंपोनेंट का मास है। और इसी तरह से जो X भी है बेटा इज द मास फ्रैक्शन ऑफ WB कंपोनेंट। ठीक है बेटे, तो देखिए सबसे पहले अगर आप निकालते हैं किसका, A कंपोनेंट का बेटा जो अपने पास मास फ्रैक्शन है, तो उसके लिए XA आपका क्या रहेगा, गिवन वेट ऑफ A वो क्या है बेटा WA डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, टोटल मास फ्रैक्शन। और इसी तरह मान लो आपने निकालना है B कंपोनेंट का, तो इसमें बेटा क्या रहेगा, जो अपना WB है, जो वेट ऑफ B है, उसको डिवाइड करोगे WA प्लस WB से। तो बेटा ये आपका रहेगा मास फ्रैक्शन A कंपोनेंट के लिए और ये आपका रहेगा B कंपोनेंट के लिए। इसके लिए आप कोई भी बेटा एक सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो, भी आपको दिया हुआ है